इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू की क्लास में आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, जीआईसी एवं एलटी तथा झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य मांग फलन होता है, कीमत का ऑप्शन देख लेते हैं। एक दिश ह्रासमान फलन, एक दिश वर्धमान फलन, स्थिर फलन, कूदता फलन। तो सामान्य मांग फलन कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन होता है या एक दिश घटता हुआ फलन होता है। एक दिश ह्रासमान फलन या घटता हुआ फलन का अर्थ है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में कमी आती है, और जब कीमत घटती है तो मांग में वृद्धि होती है। अर्थात वस्तु की कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध की बात की गई है। इसके अलावा मांग के नियम से या मांग की लोच से क्वेश्चन और बनता है, मांग का नियम कैसा कथन है। तो मांग का नियम जो है वह गुणात्मक कथन है। और एक क्वेश्चन बनता है, मांग का लोच किस प्रकार का कथन है। तो मांग की लोच जो है परिमाणात्मक कथन है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन है। ऑप्शन ए ह्रासमान, बी वृद्धिमान, सी ह्रासमान और वृद्धिमान दोनों, और डी वृद्धिमान और ह्रासमान। तो मांग वक्र कीमत का एक दिश ह्रासमान फलन है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर, कुल मांग प्रारंभ होता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु के नीचे से, मूल बिंदु के ऊपर से, इनमें से कोई नहीं। तो कुल मांग वक्र जो है मूल बिंदु के थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होता है। तो मूल बिंदु के ऊपर से सी ऑप्शन में है। क्या है कुल मांग या समग्र मांग? एक देश की वस्तु एवं सेवा की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। समग्र मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है, क्योंकि व्यय करने पर ही वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। तो एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन ई। और अगर आरेख के रूप में बनाया जाए तो समग्र मांग या समग्र पूर्ति 0 अक्ष से 45 डिग्री की रेखा होगी, और समग्र मांग जो है इसके थोड़ा ऊपर होगी, ए डी हो जाएगी और ये ए एस हो जाएगी। और यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से 3 का सही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से समग्र मांग रेखा बनाई जाती है। अगला, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। तो पीगू ने संतुलन के संबंध में 3 संतुलन की व्याख्या की, स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन। स्थिर संतुलन किसे कहा जाता है? स्थिर संतुलन का उदाहरण होता है जहाज, समुद्री जहाज की सतह पर पड़ा भारी पेंदे वाला जहाज। और तटस्थ संतुलन क्या होता है? रखा हुआ अंडा। और अस्थिर संतुलन क्या होता है? सिर के बल खड़ा अंडा। ये जैसे ये है तो ये अंडा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अस्थिर संतुलन। इस प्रकार से अंडा अगर पड़ा है तो तटस्थ, और अगर जहाज है पानी के ऊपर तो उसे स्थिर संतुलन कहा जाएगा। इसके अलावा शुम्पीटर ने संतुलन के 3 रूप बताए, वो भी कौन से? स्थिर, तटस्थ और अस्थिर। इन्होंने एक कटोरे के एग्जाम्पल से बताया स्थिर संतुलन को कैसे दिखाया। इन्होंने कटोरे के अंदर रखी गेंद को स्थिर संतुलन बताया। जैसे ये कटोरा है और यहाँ गेंद रखी है तो स्थिर संतुलन को बताया। और तटस्थ संतुलन मेज पर रखी गेंद को इन्होंने कहा ये तटस्थ संतुलन है। और अस्थिर संतुलन की बात अगर की जाए तो कटोरे को जब उलट दिया जाए और उसके ऊपर ये गेंद अगर रखी जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अस्थिर संतुलन। यहाँ से अगर अर्थव्यवस्था से अगर आर्थिक क्रियाओं के बदौलत
कोई घटना होती है तो अर्थव्यवस्था अगर किसी तरफ खिसकती है तो दोबारा पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाती है। ऐसी स्थिति को अस्थिर संतुलन की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है सही होगा। बाहरी पीगू के अनुसार स्थिर साम्य है एक बाहरी पेंदी वाला जहाज। अगला, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। कुछ विशेषताएं जान लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है। निजी संपत्ति का अधिकार होता है। कीमत यंत्र मांग एवं पूर्ति के रूप में कार्य करते हैं। मुक्त व्यापार तथा हस्तक्षेप की नीति पाई जाती है पूंजीवादी प्रणाली में। इसके अलावा व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होता है। उपभोक्ता बादशाह होता है, क्योंकि उत्पादक जब उत्पादन करता है तो उपभोक्ता की पसंद के अनुसार ही उत्पादन करता है, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को बादशाह कहा गया है। उत्पादक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है और आर्थिक प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति होती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने वाले वक्र को कहते हैं। आयु भोग वक्र, प्रसार पथ, ऋज रेखाएं, संविदा वक्र। तो संविदा वक्र कहा जाता है, संविदा वक्र। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को लिफाफा वक्र या एनवलप वक्र के नाम से, कर्व के नाम से जाना जाता है। किस ऑप्शन में है? एंजल वक्र, लिफाफा वक्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 8 नंबर, निम्न में से कौन विक्रय लागत है? कच्चे माल पर व्यय, परिवहन पर व्यय, विज्ञापन पर व्यय, श्रमिकों को दी गई मजदूरी। तो विज्ञापन पर व्यय जो है विक्रय लागत व्यय है। 8 का सी सही है। 9, एक सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति होती है। तो सकल लागत वक्र की सामान्य आकृति यानी कोटि का बहुपदीय रूप होता है। 9 सी सही है। 10, सामान्य लागत वक्रों में निम्न में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं होता है? तो न्यूनतम बिंदु एएफसी में नहीं होता है। ये एएफसी ऐसी बन जाती है, एएफसी जो आयताकार अतिपरवलय होती है और उत्पादन बढ़ने पर एएफसी घटती है। एक्स अक्ष पर क्या है? एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और वाई अक्ष पर एएफसी लिया गया है। उत्पादन बढ़ने पर एएफसी क्या हो रही है? घट रही है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 10 का आंसर सही हो जाएगा ए। और सीमांत लागत वक्र एमसी बनती है, ये एमसी का ये न्यूनतम बिंदु हो जाएगा और इसी प्रकार से एसी का भी ये न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन, बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी राशि के खर्च का अनुमान है? तो 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। 11 ए सही है। 12, बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधानित हैं? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट का जिक्र किया गया है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन है, जो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बजट के संदर्भ में निम्न में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? ए, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ से 75वीं वर्षगांठ तक। बी, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ की अवधि तक। सी, 2001 से 2050 की अवधि। डी, आज़ादी
से 100 साल तक की अवधि, तो 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक का समय जो है उसको अमृतकाल कहा गया है। तो यह बी ऑप्शन में है, इस प्रकार से बी सही हो जाएगा। 13 का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, बजट 2022-23 में निम्न में से राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान लगाया गया। तो राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 6.4 लगाया गया है। 14 सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, बजट 2023-24 में चर्चा में रहा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, शिमला, हैदराबाद। तो हैदराबाद में है। 15 टी सही है। 16 बजट 2023-24 में मोटा अनाज को क्या नाम दिया गया है? तो बजट 2023-24 में मोटा अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। 16 सी सही है। 17 भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है परमाणु ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, ताप ऊर्जा का। तो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ताप ऊर्जा का है। 59.10% योगदान ऊर्जा उत्पादन में है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का योगदान 13.52% है और जल विद्युत का 11.70% है और परमाणु ऊर्जा का 1.7% है। सबसे ज़्यादा योगदान ताप विद्युत का, फिर सौर, फिर जल, फिर परमाणु। तो इसमें ताप विद्युत किस ऑप्शन में है? ताप विद्युत है ऑप्शन डी में, तो डी सही हो जाएगा। 17 18 निर्धनता के दुष्चक्र का विचार दिया। तो निर्धनता के दुष्चक्र का विचार रैगनर नर्क्स ने दिया था और इन्होंने बताया कि एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, और निर्धनता के संबंध में इन्होंने मांग एवं पूर्ति पक्ष दोनों को निर्धनता का कारण बताया। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में आते हैं? तो रोस्टो के अनुसार विकसित देश आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। तो अत्यधिक उपभोग की अवस्था में आते हैं। रोस्टो ने विकास के 5 चरण बताए थे। पहला चरण परंपरागत समाज की अवस्था बताया, दूसरा पूर्ववर्ती आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा अत्यधिक उपभोग की अवस्था और पांचवा परिपक्वता की अवस्था को बताया था। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन के लेखक जॉन रॉबिन्सन हैं। जॉन रॉबिन्सन बी ऑप्शन में है। अगला 21 नंबर, निम्न में प्रदर्शित है, चित्र में क्या प्रदर्शित है? इस चित्र में सामान्य संतुलन की बात की गई है। 21 बी सही है। 22 आंतरिक संतुलन की प्राप्ति हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव किसने किया? तो आंतरिक संतुलन की प्राप्ति हेतु व्यय अंतरण नीति का प्रस्ताव जोहान्स द्वारा दिया गया था। 22 सी सही है। 23 भारत में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है केवल चालू खाते पर, केवल पूंजी खाते पर तथा बी दोनों पर, ना तो ए ना तो बी। तो भारत में रुपये की परिवर्तनीयता वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो चालू खाते एवं पूंजी खाते दोनों पर लागू है। चालू खाते में परिवर्तनीयता 1994 से ही और पूंजी खाते में परिवर्तनीयता 1997 से है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा 23 का। 24 भारत में चालू खाते पर रुपये की परिवर्तनीयता की घोषणा की गई 28 फरवरी 1994, 1 अप्रैल 1994, 2 अक्टूबर 1996, 1 जनवरी 1994। तो 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपये की परिवर्तनीयता की घोषणा की गई। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में एसबीआई को छोड़कर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो कुल अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या की बात की जाए तो 12 है और अगर एसबीआई छोड़ दिया जाए तो 11 बचेगी। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 25 का। कौन कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जान लेते हैं। एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह 12 बैंक के जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक के हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया।